Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video we will discuss about financial statements of sole proprietor. तो ये सोल प्रोप्राइटर होता क्या है? सोल प्रोप्राइटर ऐसा आदमी होता है जो अपना बिजनेस खुद रन कर रहा होगा, अकेले रन कर रहा होगा, उसकी कोई टीम नहीं होगी। जब वो अकेले रन करता है तो वो कैसा बिजनेसमैन कहलाता है? वो उसको हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है? जैसे हमको पता है कि किसी भी बिजनेस में जो भी लॉस होता है, जो भी प्रॉफिट होता है एक साल के दौरान, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं और उसमें से अपनी जो उनका बिजनेस है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसकी पोजीशन क्या है मार्केट में, वो उसको एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप इज simplest form of business and just like any business it needs to track its finances. It is done through financial statements. किसी भी बिजनेस की तरह जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसको भी अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस, उसके फाइनेंसेस को ट्रैक करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कैसे होता है? ये काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के द्वारा किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर इज formal records that shows the financial performance and position of the business owned by a single individual. क्या है कि जो बिज़नेस की पोजीशन और परफॉर्मेंस पता करने के लिए फॉर्मल रिकॉर्ड्स को यूज़ करा जाता है, वो क्या होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। और किसके लिए होती है? ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, मतलब कि जो सोल प्रोप्राइटर है वो सिंगल इंडिविजुअल होता है जो अपना कोई भी बिजनेस रन कर रहा होता है। Even though a sole proprietorship is a small and simple business structure, it still needs to prepare financial statements. सोल प्रोप्राइटर जो बिज़नेस ओन करता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्मॉल होता है और सिंपल बिजनेस होता है, लेकिन तब भी इसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? टू ट्रैक हाउ बिजनेस इज डूइंग, कि उसका बिजनेस कैसा चल रहा है। मेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस, ताकि वो अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस ले सके। रिपोर्ट इनकम फॉर टैक्स पर्पसेस, टैक्स भी उनको पे करना होता है तो उसके लिए भी उनको उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। प्लान फॉर ग्रोथ और लोन्स, अपनी जो बिज़नेस की ग्रोथ उनको करनी है उसके लिए भी उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें एक टर्म आती है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स क्या होता है? फाइनल अकाउंट्स आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, यूजुअली एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। दे शो द बिजनेस प्रॉफिट और लॉस एंड इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनल अकाउंट्स टर्म है, ये क्या होता है? फाइनल अकाउंट्स को भी एज अ हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही लेते हैं। फाइनल अकाउंट्स जो फाइनल में प्रिपेयर होते हैं, मतलब कि एक साल के बाद एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर प्रिपेयर होता है कि इस कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉस हुआ है इस साल के दौरान में, इतनी मनी इसमें इन्वेस्ट करी गई है लोगों के द्वारा और इतना इसको लॉस हुआ है। तो फाइनल अकाउंट्स क्या हो गए? उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बोला जाता है फाइनल अकाउंट्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, कि जो आदमी अलोनली कोई भी बिजनेस रन कर रहा होता है। अ सोल प्रोप्राइटर इज पर्सन हु ओन्स एंड रन्स अ बिजनेस अलोन। इट्स अ सिंपल एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर, स्पेशली फॉर स्मॉल बिजनेसेस, फ्रीलांसर्स एंड होम बेस्ड बिजनेसेस। वो आदमी जो अपना खुद का काम कर रहा है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्मॉल बिजनेसेस में होता है, या फिर कोई फ्रीलांसिंग का काम कर रहा है या कोई होम बेस्ड बिजनेस कर रहा है, तो वो बिजनेसमैन क्या कहलाएगा? सोल प्रोप्राइटर कहलाएगा। इसके क्या फीचर्स हैं? कि ये वन पर्सन ओन्स अ बिजनेस, एक ही आदमी होता है जो बिजनेस चला रहा होता है। नेक्स्ट है दैट पर्सन कंट्रोल एवरीथिंग, वही पर्सन सारा कुछ कंट्रोल करता है। दे गेट ऑल द प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट बिजनेस को होगा तो वो एक ही आदमी रखेगा। बट दे ऑल्सो टेक ऑल रिस्क, बट जब कभी कोई रिस्क भी आएगा बिजनेस को लेकर तब भी वो रिस्क होगा वो अकेले आदमी का होगा, उसको शेयर करने के लिए उसके साथ कोई भी नहीं होगा। की फीचर्स क्या है? कि सिंगल ओनर होता है, इजी टू स्टार्ट होता है क्योंकि स्मॉल बिजनेस होता है इसलिए इजी टू स्टार्ट होता है। फुल कंट्रोल होता है, ओनर के हाथ में होता है क्योंकि वो अकेला ओनर है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। टैक्सेस जो है होते हैं उनको ओनर्स पर्सनल इनकम की तरह कंसीडर करा जाता है, जिससे कि उसको टैक्स में काफ़ी ज़्यादा छूट मिल जाती है। ठीक है, ये कुछ बेनिफिट्स भी है सोल प्रोप्राइटर के, लेकिन जब कोई रिस्क आता है तो वो भी उसको अकेले ही टैकल करना पड़ता है, इसलिए ये इसकी डिसएडवांटेज की तरह भी देखा जाता है। एग्जाम्पल्स क्या है सोल प्रोप्राइटर के? कौन होते हैं जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं? कोई भी लोकल शॉप का ऑनर है,
क्योंकि अब अगर आपके आपके आसपास कोई ना कोई ऐसी छोटी दुकान तो ज़रूर होगी, तो उसमें आप देखेंगे कि वो एक ही ऑनर होता है, उस शॉप में से जो भी प्रॉफिट होगा वो अकेले ऑनर का होगा। लेकिन अगर कोई लॉस हो रहा है तब भी वो अकेला ऑनर वही टैकल करेगा, कोई और उसकी हेल्प नहीं करेगा। और फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर अगर कोई ये काम कर रहा है तो वो भी क्या है, सोल प्रॉपर्टायर है। होम बेस्ड बेकर है कोई भी, वो भी क्या है, सोल प्रॉपर्टायर है। अ प्लम्बर वर्किंग इंडिपेंडेंट, कोई प्लम्बर वर्क कर रहा है इंडिपेंडेंटली, मतलब कि किसी के दबाव में काम नहीं कर रहा है, अपना काम कर रहा है, तो वो क्या है, सोल प्रॉपर्टायर। तो अब बात करते हैं कि कोई आदमी क्यों सोल प्रोप्राइटर बनना चाहता है, क्यों वो किसी ऑफिस में काम ना करके खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। क्योंकि ये सिंपल और चीप होता है स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि कोई भी स्मॉल बिजनेस, कोई लोकल शॉप ही अगर खोलनी है या फिर कोई प्लम्बर का वर्क भी करना है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए ये सिंपल काम है पहले तो, और इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ती इसको स्टार्ट करने के लिए। फुल कंट्रोल ओवर योर बिजनेस, जो भी आदमी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसका फुल कंट्रोल होता है अपने बिजनेस पे। टू कीप ऑल द प्रॉफिट, जो भी उस बिजनेस में से प्रॉफिट होगा वो उसको किसी को भी देना नहीं है, खुद ही रखेगा। इसलिए जो लोग हैं वो सोल प्रॉपर्टायर बनना चाहते हैं। बट रिमेंबर यू ऑल्सो टेक ऑन रिस्क पर्सनली, जो भी रिस्क हो वो भी उनको खुद ही लेना पड़ता है। A sole proprietor is one person running one business where they are boss, the worker and risk taker all in one। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटर वो पर्सन है जो अपना बिजनेस रन कर रहा है, वहाँ पर वही बॉस है और वही वर्कर भी है, और सेम टाइम पे वो रिस्क टेकर भी है कि अगर कोई रिस्क है, कोई लॉस हो रहा है उसके बिजनेस को, तो वो भी उसे ही वही रिस्क टेकर होगा। तो अभी नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बोला जाता है जो प्रिपेयर करी जाती है एंड अकाउंटिंग ईयर के एंड पर जो प्रिपेयर करी जाती है उनको क्या बोला जाता है, फाइनल अकाउंट, जो फाइनल में प्रिपेयर होते हैं, साल के बाद में प्रिपेयर हो गए। तो ये कंपोनेंट्स इसके क्या हो गए, फर्स्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड होगा बैलेंस शीट। तो अभी हम इनके बारे में देखेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, दिस शोज द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग गुड। जब कोई भी बिजनेस चल रहा होता है तो उसमें किसी ना किसी गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही होती है, तो उनकी सेलिंग से उनको प्रॉफिट होता है, जो भी बिजनेस है उनको प्रॉफिट होता है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है जो, इसमें क्या दिखाया जाता है, जो भी उस बिजनेस को ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हुआ, जो भी एक साल के दौरान लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, वो उस सेलिंग और बाइंग गुड के द्वारा तो उसमें दिखाता है। ये हमारा है ट्रेडिंग अकाउंट। इसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करा जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कि जो भी ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके न्यूमेरिकल में हम बाद में करेंगे, कैसे निकाल सकते हैं कि जो भी हमारी सेल हुई उसकी जो भी हमारे पास अर्निंग आई, और उसमें जो उन गुड्स को बनाने में जो कॉस्ट हमारी लगी थी उनको कट करके जो भी बची अमाउंट वो हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इट इंक्लूड्स सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक वेजेस, कैरेज, इनवार्ड एक्सेट्रा। ओके, इसमें क्या क्या आते हैं, जो भी सेल हुई है हमारे बिजनेस पे, जो भी ओपनिंग के टाइम पे स्टॉक था, परचेसेस कितने हुए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस उस गुड और सर्विस को बनाने के लिए जो जो भी लगे हैं वो सारे उसमें टोटल कॉस्ट में से, टोटल अर्निंग में से डिडक्ट कर जाते हैं, तब जाके हमारा निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। इसका पर्पस क्या होता है, टू फाइंड आउट प्रॉफिट फ्रॉम कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ बिफोर ओवरहेड कॉस्ट। इसका पर्पस क्या होगा कि हमें पता लगाना कि हमें क्या प्रॉफिट हुआ है हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज़ में से बिफोर ओवरहेड कॉस्ट, उसकी जो हमारी टोटल अर्निंग हुई है वो देखने से पहले, कि जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको निकालना। तो अभी नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बोला जाता है जो प्रिपेयर करी जाती है एंड अकाउंटिंग ईयर के एंड पर जो प्रिपेयर करी जाती है उनको क्या बोला जाता है, फाइनल अकाउंट, जो फाइनल में प्रिपेयर होते हैं, साल के बाद में प्रिपेयर हो गए। तो ये कंपोनेंट्स इसके क्या हो गए, फर्स्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड होगा बैलेंस शीट। तो अभी हम इनके बारे में देखेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, दिस शोज द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग गुड। जब कोई भी बिजनेस चल रहा होता है तो उसमें किसी ना किसी गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही होती है, तो उनकी सेलिंग से उनको प्रॉफिट होता है, जो भी बिजनेस है उनको प्रॉफिट होता है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है जो, इसमें क्या दिखाया जाता है, जो भी उस बिजनेस को ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हुआ,
जो भी एक साल के दौरान लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ वो उस सेलिंग और बाइंग गुड के द्वारा तो उसमें दिखाता है। ये हमारा है ट्रेडिंग अकाउंट। इसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करा जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कि जो भी ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके न्यूमेरिकल में हम बाद में करेंगे। कैसे निकाल सकते हैं कि जो भी हमारी सेल हुई उसकी जो भी हमारे पास अर्निंग आई और उसमें जो उन गुड्स को बनाने में जो कॉस्ट हमारी लगी थी उनको कट करके जो भी बची अमाउंट वो हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है। इट इंक्लूड्स सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक वेजेस, कैरेज, इनवार्ड एक्सेट्रा। ओके, इसमें क्या क्या आते हैं? जो भी सेल हुई है हमारे बिजनेस पे, जो भी ओपनिंग के टाइम पे स्टॉक था, परचेसेस कितने हुए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस उस गुड और सर्विस को बनाने के लिए जो भी लगे हैं वो सारे उसमें टोटल कॉस्ट में से, टोटल अर्निंग में से डिडक्ट कर जाते हैं, तब जाके हमारा निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। इसका पर्पस क्या होता है? टू फाइंड आउट प्रॉफिट फ्रॉम कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ बिफोर ओवरहेड कॉस्ट। इसका पर्पस क्या होगा कि हमें पता लगाना कि हमें क्या प्रॉफिट हुआ है हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज़ में से बिफोर ओवरहेड कॉस्ट। उसकी जो हमारी टोटल अर्निंग हुई है वो देखने से पहले कि जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको निकालना। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? दिस शोज द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आफ्टर ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता है ये क्या करता है? ये हमें शो करता है हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आफ्टर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस उस गुड और सर्विस को बनाने में लगे होंगे उनको डिडक्ट करने के बाद जो हमें आता है ग्रॉस प्रॉफिट में से डिडक्ट करने के बाद। इसका क्या फॉर्मूला बनता है? नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट, जो हमारा हमने अभी देखा था कैसे निकालते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में से। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट को प्लस करना अदर इनकम, जो भी अदर हमें इनकम हो रही है उस वो, और जो उसमें से डिडक्ट करना है जो भी और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उस गुड्स और सर्विसेज को बनाने में लगे थे। इसमें क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर इनकम्स। ठीक है। अदर इनकम में क्या आएगा? कोई भी इंटरेस्ट हमें आ रहा है, कोई कमीशन मिल रहा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या होंगे? गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन में जो बिल्डिंग है यहाँ जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन चल रही है वहाँ पर रेंट भी तो होगा ना, उस बिल्डिंग का रेंट है, जो उसके वर्कर्स है उनको सैलरी देनी है, वो सब क्या आएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में से। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में से। इस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का क्या पर्पस होता है? टू फाइंड द ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, कि उसकी ट्रूली उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितने प्रॉफिट में है वो बिजनेस। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का ये पर्पस होता है। लास्ट हमारा कंपोनेंट है फाइनल अकाउंट्स का बैलेंस शीट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है इसकी डेफिनेशन लिखने को। तो बैलेंस शीट क्या होता है? दिस शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन अ स्पेसिफिक डेट, यूजुअली द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ठीक है। बैलेंस शीट क्या होती है? ये किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है एक स्पेसिफिक डेट को, जैसे कि यूजुअली लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है कि जो एक साल होता है बिजनेस का, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक एक अकाउंटिंग ईयर माना जाता है। ठीक है। उसमें से उस साल के दौरान जो बिज़नेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रही, क्या है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, ये सब बैलेंस शीट में इंक्लूड होता है। इसको पता लगाने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करा जाता है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। इसको गोल्डन फॉर्मूला की तरह लिया जाता है। अगर आप ये फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल क्या होता है ये मैंने किसी और अपनी वीडियो में बता रखा है, तो मैं उसका लिंक नीचे दे दूँगी, आप ज़रूर चेक करना एक बार। ठीक है। तो बैलेंस शीट में क्या क्या इंक्लूड होता है? एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल्स। ठीक है। एसेट्स में क्या आएगा? कैश, इन्वेंट्री और बिल्डिंग्स, जो भी उस बिज़नेस के पास है। लायबिलिटीज़ क्या होगी? जो चीज़ें वो बिज़नेस करने के लायबल है, मतलब कि कोई भी लोन उनको पे करना है, अपने क्रेडिटर्स को पैसा देना है, वो सारा कुछ। ठीक है। और कैपिटल क्या होगी? ओनर्स की जो अपनी मनी होगी, अपनी अर्निंग कह लीजिए कि ओनर्स कैपिटल। ठीक है। इसका क्या पर्पस होता है? टू शो व्हाट बिजनेस हो, कि बिजनेस, इसका पर्पस होता है कि बिजनेस के पास अपना क्या है। ठीक है। एसेट्स होता है जो बिजनेस के पास है, तो उसको पता कैसे लगाएंगे? लायबिलिटीज़ है जो, प्लस जो ऑनर के पास कैपिटल है। ठीक है। वो तो यहाँ पर इन शॉर्ट हम देख सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट पता करने के लिए, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या होता है, नेट प्रॉफिट पता करने के लिए, बैलेंस शीट किसके लिए यूज़ करी जाती है? किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगाने के लिए कि एक साल के दौरान में उस बिजनेस में
कैसी परफॉर्मेंस रही है और नेक्स्ट आने वाले फाइनेंशियल ईयर में वो क्या क्या इनिशिएटिव्स कर सकते हैं अपने बिजनेस को और भी अच्छा बनाने के लिए। तो ये थे कंपोनेंट्स फाइनल अकाउंट्स के। उम्मीद करती हूँ कि आपको सोल प्रोप्राइटर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब समझ में आया हो। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो अभी आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।